नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर 12 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बार बार जैक की तरफ से ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा। ये सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखते चलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। लेकिन दोस्तों, जब हम जनसंख्या घनत्व पे आ रहे हैं और जियोग्राफी विषय पे आ रहे हैं तो एक पहला सवाल ये कॉमन पूछा जाता है अधिकतर, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, क्या कि जियोग्राफी, आप जियोग्राफी लेके पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी का मतलब आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, ठीक है, और दूसरा है ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा, भूगोल शब्द जो है का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान अरिस्टोथेनीज ने किया था। याद रखिएगा, उनका नाम भी याद रखिएगा। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरिस्टोथेनीज ने किया था। ठीक है, और भूगोल शब्द का जन्मदाता इसीलिए जो है अरिस्टोथेनीज को कहा जाता है, क्योंकि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले यही थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे वही पूछा जाए कि भूगोल विषय का पिता किससे कहा जाता है, तो हेकेटियस को भूगोल विषय का पिता कहा जाता है। भूगोल शब्द का पूछा जाए, ठीक है, तो आप याद रखेगा भूगोल शब्द के जन्मदाता बोला जाएगा तो अरिस्टोथेनीज होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भूगोल विषय का पिता कौन है तो हेकेटियस जो होगा वो भूगोल विषय का पिता कहा जाएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना और दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे आपका टेलीग्राम के माध्यम से हो, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू से ही आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन से जो है लेट सो रहा हो, ठीक है, जल्दी उठना भी पड़ रहा है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे का डिफरेंस रह जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत बनता है और आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट करें ताकि मुझे लगे कि जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो उन्होंने सार्थक किया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला गया? किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का एक क्या है? अनुपात है। और इसको निकालने का भी तरीका, अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इतना ही लिखिएगा, अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए 5 मार्क्स में तो उसका पूरा फॉर्मूला को ही आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आगे आप लोग के लिए लिख दिया हूं। इस जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेशों की कुल जनसंख्या बटा प्रदेशों की कुल संख्या। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से आप दिखा भी सकते हैं। जैसे किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है तथा कुल जनसंख्या वहां का कितना है? 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख व्यक्ति उस जगह का है और एरिया है 200 वर्ग किलोमीटर का। तो इसको कैसे निकालेंगे वहां का जनसंख्या घनत्व? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि प्रदेशों की कुल संख्या को कहां बैठाना? ऊपर में। तो प्रदेशों की कुल संख्या कितना है? 2 लाख है, ऊपर बैठा दिए। और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपका दिया है 200 वर्ग किलोमीटर, तो नीचे 200 लिख दिए। ठीक है, अब शून्य यहां 200 से इसको आप कट कीजिएगा तो आपका निकलेगा 1000। कितना निकलेगा? 1000। ठीक है, यानी 1000 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। Population density represent the number of the people living in per square kilometer area. In other word, it is the ratio of mainland. ठीक है, it is expressed the following form: density population equals to total population by total area. ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो चुका है। क्या करना है? टोटल पॉपुलेशन को ऊपर लिखना है और जितना एरिया हो नीचे लिखना है। आप इन दोनों को आपस में डिवाइड दीजिएगा, जो रेशियो निकालने के बाद आपका बचेगा 1000, वो हो जाएगा 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों पूछा जाएगा। रोपण कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए मैंने जो क्वेश्चन को सेट किया है वो 2 मार्क्स के लिए भी हो जाएगा, 3 मार्क्स देगा तो वो भी आप बढ़ा के भी आंसर को लिख सकते हैं, वो मैंने अलग से कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, रोपण कृषि किसे कहते हैं? व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? देखिए
रोपण कृषि के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि रोपण कृषि यह एक फसली व्यापारी कृषि है जिसमें पौधों के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्ष तक लगातार जो है उत्पादन प्राप्त होता रहता है। यह कृषि बड़े आकार से खेतों या बागानों पर की जाती है। रोपण कृषि की मुख्य फसल क्या क्या आएगा आपका? रबड़ आएगा, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि। ठीक है, ये अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसमें जो होता है रोपण कृषि में बागानों का आकार बड़ा होता है। दूसरा विशेषता क्या है, इस कृषि में तकनीक के आधार पर पूंजी निवेश, उच्च स्थलीय प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एरिया बड़ा होगा तो इन सब का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं 3 मार्क्स के लिए कि बागानों को कारखानों तथा बाजारों से जोड़ने के लिए सस्ते जो होता है परिवहन इस कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग 3 मार्क्स में पूछेगा तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका खासियत को। चलिए इंग्लिश में देख लीजिएगा, जो मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। Plantation agriculture is one crop commercial agriculture which when the plant is planted continuous production achieve for many years. This agriculture is done one large sized farms or plantation. The main crops of the plantation agriculture are rubber, tea, कॉफ़ी, कोको, सुगर कैन, कोकोनट, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, और इस टाइप का जो होता है क्या होता है, इसका साइज, गार्डन का साइज जो होता है लार्ज होता है। ठीक है, और इसमें जो है मैंने बता दिया कि इसमें साइंटिफिक मेथड्स हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, बड़े लेवल पे वाटर मैनेजमेंट का सभी तरीका का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मास लेवल पे इसका हम यूज़ कर रहे। तो अगला दिया गया है, इसके लिए हम लोग जो है कुछ सस्ते वाहनों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? क्या बोला गया? सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? तो देखिए एम्पावरमेंट के बारे में पूछा है तो इसमें ज्यादा नहीं, इसमें नॉर्मली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। इंप्रूविंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, जेंडर, स्पिरिचुअल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय अंडर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज? तो देखिए भूगर्भिक जल, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, भूजल कहते हैं, या भूगर्भिक जल भूमि के अंदर के जल स्रोतों को भौमजल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, कुआं हो गया, नलकूप हो गया, ये जो है भौमजल के स्रोत है। ठीक है, और अभी के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, डीप बोरिंग करके उस भौमजल के स्रोत को और नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। जैसे पानी नहीं मिल रहा तो लोग और जो है उसका डीप बोरिंग करते जा रहे हैं अंदर की ओर। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिस लेयर पे पानी वहां पे रुका हुआ था वो रिस के क्या हो रहा है, नीचे की ओर चला जा रहा है। जो कि डीप बोरिंग जो है अभी के समय में गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, बैन करनी चाहिए। बहुत सारे राज्य सरकार ने इस पर जो है पाबंदी भी लगाया, लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है, एक तो पानी कम है झारखंड के में, देखिएगा कि एक तो यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम है और ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है डीप बोरिंग कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई नलकूप है या कुआं है तो पानी का लेयर यहाँ पे था, अब क्या हो रहा है, डीप बोरिंग करने की वजह से वो क्या हो रहा है, पानी का लेयर और नीचे की ओर चला जा रहा है। तो जल स्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो कि गलत है और इस पर सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। और ये चीज कब हो पाएगा, जब आप जैसे युवा जो है जियोग्राफी लेकर, जो जिसके बारे में नॉलेज होगा, जियोग्राफी को भूगोल वेता बनिएगा या किसी जगह पे किसी दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचिएगा, तो आप इस संबंध में जरूर कानून बनाइएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है जो इस चैनल के साथ बने हुए किसी ना किसी दिन एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे और देश के लिए अच्छे सुधार का काम करेंगे। जो झारखंड के ऊपर जो ब्लेम लगता है उस चीज को आप क्या कीजिएगा, सुधार कीजिएगा। ठीक है, वो कब हो सकता है, जब आप एक अच्छे नियत के साथ आगे की पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। मानव भूगोल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? देखिए मानव भूगोल जो है ना, मानव भूगोल भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये आपका सब्जेक्ट भी है ना, एक बुक भी है। ठीक है, तो याद कीजिएगा इसका मतलब क्या हो गया, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय में उसके साथ पर्यावरण के साथ संबंध का इसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जैक बोर्ड का, बहुत बार बार आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन दे दिया जाता उठा के। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द मेन ब्रांच ऑफ जियोग्राफी अंडर व्हिच द रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट इज स्टडीड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मैन टिल द पास्ट टिल द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन दिया था रेडजेल ने।
ठीक है, रेडजल महोदय के अनुसार क्या है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। याद रखिएगा, ये किसने कहा था, फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा था। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल को किस लिए जानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र और स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक यानी पब्लिक जो होता है सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से निजी क्षेत्र की ओर स्वामित्व जो हम ट्रांसफर करते हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, यानी पब्लिक से हम किधर, प्राइवेट सेक्टर की ओर जो ऑनरशिप को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है निजीकरण। इसी को क्या कहा जाता है, निजीकरण। ठीक है, अभी सुन रहे होंगे कि बहुत सारा जो है अभी क्या किया जा रहा है, रेलवे जो होता है वो पूरा पूरी किसका है, गवर्नमेंट का अंदर है। ठीक है, लेकिन अब रेलवे को क्या सुनने को मिल रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, यानी सरकार का वो एक पार्ट है जिसको किसको दिया जाने का बात किया जा रहा है, आपका किसी प्राइवेट कंपनी को। तो ये ही क्या कहलाएगा, निजीकरण। यही क्या कहलाएगा, निजीकरण। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से अगर हम प्राइवेट सेक्टर की और किसी चीज को ट्रांसफर कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। निजीकरण घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, आपका हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो विदेश के इन्वेस्टर्स होते हैं जो आके पैसा भारत पे लगाते हैं या कंपनी पे पैसा लगाते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए किया जाता है। एक समय 1991 वाला सिचुएशन याद होगा, 1991 का, जिस समय में भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी और उस समय में तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है लाया जाता है क्या, भारत की स्थिति को सुधारने के लिए LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यही वाला आप देख रहे हैं पी के बारे में, प्राइवेटाइजेशन। और समझे आप प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी हो जाता है, कि कभी कभी देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो है प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है, और उस समय करना पड़ा था। ठीक है, इसलिए ताकि हमारे यहाँ पे घरेलू इन्वेस्टर्स या बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या देख सकते हैं, The process of transfer of ownership from public sector to private sector is called privatization. Privatization has been done attract both domestic and multinational capital investors. ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, व्हाट इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। देखिए, मानव को जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है जिन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे मानव की 3 प्रमुख मूलभूत आवश्यकता होती है, क्या होती है, सबसे जो कॉमन होता है जीवन जीने के लिए अभी के समय में, भोजन, वस्त्र और आवास, रहने के लिए स्थान। ठीक है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ही। ठीक है, ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है। ह्यूमन बींग्स हैव सम नीड्स टू लिव विच इज कॉल्ड बेसिक नीड्स। देयर आर 3 मैन बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास के 3 सूचकांक का वर्णन करें। ये 3 मार्क्स के लिए अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स दोनों के लिए काम आएगा, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला, आपको इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न तत्वों को लेकर एक सामान्य सूचकांक बनाया गया, जिसे वर्तमान में जो है मानव विकास सूचकांक नाम से जाना जाता है। इस सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा, जीवन स्तर को सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको तीनों को शामिल किया गया है। उसके बाद ही निकाला जाता है आपका क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स। ठीक है, तो HDI। ठीक है, अब देखिए इसका 3 स्तर क्या है हम लोगों ने पढ़ा। पहला था क्या, स्वास्थ्य संकेतक। इसमें आपको क्या क्या पता करना पड़ता है उस जगह का। देखिए, मानव सूचकांक जो है, इस प्रकार मानव सूचकांक को निम्नांकित संकेत सम्मिलित किया जाता है। पहला, स्वास्थ्य संकेत, उसमें क्या देखना होगा कि लोगों का जन्म दर कैसा है, यहाँ का मृत्यु दर कैसा है, लोगों को प्रॉपर में न्यूट्रिशन यानी पोषण सही मिल पा रहा है कि नहीं, जितना प्रोटीन विटामिन जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं बच्चे को। ठीक है, यहाँ के लोगों का जीवन, लाइफ का लेवल कितना है, कितने उम्र तक वो जीवित रहते हैं, लोगों का जीवन जो पहले का था रहने का ढंग, उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। ठीक है,
तो इसका अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़्यादा अवसर है या उसमें सुधार हुआ है या नहीं है, ये देखा जाता है पहला। ठीक है, दूसरा क्या देखा जाएगा, सामाजिक संकेतक। इसमें क्या देखा जाएगा कि लोगों का जो एजुकेशन है उसमें कितना सुधार हुआ है। छात्र अध्यापक अनुपात, अभी देखते हैं ना, आप देखिएगा किसी स्कूल में 500, किसी स्कूल में 200 500 बच्चे हैं और टीचर क्या है, 1 से 2 टीचर है। ऐसे भी बहुत सारे आपको मिडिल स्कूल देखने को मिलेगा जहां पे मान लीजिए 200 बच्चे हैं और एक ही जो है आपको हेडमास्टर भी है और वही हेडमास्टर भी टीचर का ही काम कर रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते कि वहाँ का जो है ये सुधार हुआ है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एसडीआई में भारत पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं छात्र शिक्षक अनुपात। अभी के वर्तमान समय में कम से कम 40 बच्चे पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें सुधार करके बोला गया है कि कम से कम 35 से 30 बच्चे में एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली अगर 40 बच्चों पे एक शिक्षक है तो भी अच्छा माना जाता है, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे आपको जो है किसी स्कूल में 200 150 ऐसे भी मिलेंगे स्कूल जो अधिक संख्या है, लेकिन वहाँ 1 से 2 ही टीचर हैं। तो अभी इस पे सुधार होना चाहिए, है ना। देखिए उसके बाद बोला गया है स्कूली बच्चों का नामांकन। स्कूल में कितने बच्चे नामांकन ले रहे हैं, कितने लिए थे, फिर कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया, किस कारण से छोड़ा। ठीक है, पूर्व शिक्षा का मतलब होता है जो आगे मान लीजिए किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दिए थे, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। स्कूल में नामांकन का अनुपात क्या है, पढ़े लिखे पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या कितना है। विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में विशेष में ज्ञान तक पहुंचने के लिए कितनी आसान और कितना कठिन है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए, आपका मानव विकास सूचकांक के लिए। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे अच्छा, आर्थिक संकेतक। देखिए सभी ने जो है, सबको रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद सभी को शिक्षा भी मिल चुका है, लेकिन अगर शिक्षा मिलने के बाद भी लोग अगर बेरोजगार है तो वो भी अच्छा संकेत नहीं है। जब तक लोग बेरोजगार रहेगा तब तक लोगों के पास आय का स्रोत नहीं होगा, और आय नहीं होगा तो लोग कुछ भी सामान खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। जब लोगों के पास खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, परचेजिंग पावर लोगों के पास बढ़ेगा, तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से क्या बनेगा, नया मार्केट बनेगा, नया मार्केट बनने से लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो यानी आय, लोगों का शिक्षा के साथ साथ आय और रोजगार में भी क्या होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है इसे प्रति व्यक्ति आय और लोगों के संसाधनों तक पहुंचने को क्रय शक्ति के संदर्भ में जो है मापा जाता है। लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। जैसे प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए 3000 है, तो अगर इस बार भी 3000 ही रहेगा तो हम नहीं कह सकते कि सुधार हुआ है। कम से कम 5000 हुआ, या प्रति व्यक्ति आय जो है आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 10,000 होगा। ठीक है, अब जो जनगणना होने वाला है, तो देखिए अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स सुधार हुआ है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये तीनों आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोले, आपको याद रखना होगा, इसको निकालने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। तो जो मैंने तीनों समझा है वो तीनों यहाँ पे लिखा गया है। हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये सारा चीज़ देखा जाता है। सोशल इंडिकेटर्स में भी बता दिए लोग कितना है, लिटरेसी कितना है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना है, इनरोलमेंट कितना है बच्चों का, ये सारा चीज़ देखा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ और एक बताया क्या, कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होना चाहिए कि लोगों का जो है क्या, इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, पर कैपिटा इनकम, पीपल एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है, ये तीनों आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये तीनों को याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, याद रखिएगा। तो जन्म दर का मतलब क्या होता है, देखिए लिख भी दिए। जन्म दर एक निश्चित समय में जनसंख्या में पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या है। प्रति वर्ष जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर जो है जीवित जन्मे बच्चों की जो संख्या होगी उसे जन्म दर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1000 बच्चों पर व्यक्तियों पर प्रति वर्ष 35 बच्चे जो है जन्मते हैं, तो जन्म दर क्या होगा, 35 होगा। मान लीजिए 1000 जो है
यहाँ पे प्रतिवर्ष अगर बच्चे जो है यहाँ पे हम जनगणना के लिए लिए और उस पर जो है क्या लिखा गया 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष अगर 35 बच्चे जन्म लेते हैं वो भी जीवित, तो ये होगा आपका जन्म दर। ठीक है, और उसके बाद मृत्यु दर क्या बोला गया, देखिए मृत्यु दर को किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या में जो है मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, कितने लोग डेथ हो रहे हैं उसके आधार पर देखा जाता है। और एक लास्ट जो है प्रवास का मतलब क्या होता है, जीवन यापन की बेहतर दशाओं के खोज में लोग एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से लंबे समय तक के लिए निवास करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जो है प्रवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बार बार लोग कुछ साल यहाँ रहा फिर कुछ साल वहाँ गया तो ये प्रवास पे नहीं आएगा। अगर लंबे समय तक के लिए एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में निवास कर जाते हैं तो वो प्रवास में उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखेगा। इसको हम इंग्लिश पे भी देख सकते हैं, जो मैंने हिंदी पे समझाया वही इंग्लिश पे भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। पहला मैंने बताया बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा माइग्रेशन। ये तीनों चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार जो है सुगम है माना जाता है। हाउ रोड ट्रांसपोर्ट इज इजियर देन रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखिए ये तो कोई भी आसानी से सोच सके, बना सके, आंसर लिख सकते हैं। पहला क्या लिखे है, देखिए सड़क मार्ग जो है निश्चित गंतव्य स्थान तक परिवहन को सुनिश्चित करता है। अब रेल क्या आपको घर तक पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा ना, घर के द्वारी तक। लेकिन अगर सड़क मार्ग रहेगा तो आपके घर के द्वारी तक तो वो पहुंचाने का काम कर सकता है। रेल तो नहीं जा सकता है। रेल मार्ग कहाँ तक जा सकता है, आपको रेलवे जो नज़दीक में रेलवे स्टेशन है वहाँ तक ही पहुँचा सकता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट क्या लिखे हैं। सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है। आपका कहीं किसी जगह पे जाम लग गया तो आप उस रूट को चेंज करके दूसरा रूट को पकड़ के अपने सही जगह पे आप पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग के साधन को कभी भी रोका जा सकता है। ठीक है, कहीं भी रोका जा सकता है। ठीक है, या दूसरे मार्ग पर क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। मान लीजिए उस एरिया पे जाम है तो वहाँ पे रोक दिया गया, आपको बोला गया कि आप डाइवर्ट करके दूसरे एरिया से होकर गाड़ी को ले जाके अपना स्थान पर पहुँच जाइए, तो पहुँच जाइएगा। ठीक है, लेकिन रेलों को सिर्फ स्टेशन पर ही क्या रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा सड़क मार्ग में कहीं पे भी उसको रोक सकते हैं, लेकिन रेलवे को स्टेशन पर भी रोका जा सकता है खाली। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्तियों की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटा उपलब्ध रहता है। ठीक है, अगर आप रोड साइड पे खड़े हो जाइएगा तो एक गाड़ी गया, फिर दूसरा गाड़ी आ जाएगा, तीसरा गाड़ी आ जाएगा, मतलब सेकंड्स पे आपको रोड पे गाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, और धनबाद में तो बोलिए ही नहीं, इंसान से तो ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे टेम्पू ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो आपको सेकंड्स पे जो आपको यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, कितने बच्चे धनबाद से बताइएगा। धनबाद और यहाँ का टेम्पू बहुत ही यहाँ का मतलब क्या बोले रिलेशन है टेम्पू के साथ धनबाद का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलते जाएगा आपको टेम्पू सेकंड्स में। एक टेम्पू छूटा एकदम टेंशन नहीं है, दूसरा टेम्पू आपके लिए हाजिर है। और यहाँ पे क्या टेम्पू वाला पकड़ के आपको बैठा देगा, चलिए बैठिए कहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद में बैठाने के बाद पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो धनबाद से कौन कौन बच्चे बताइएगा। उसके बाद शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, इसमें देखिए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं इसमें आएगा जैसे दूध और सब्जियों को आदि का शीघ्र जो है वितरण सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अगर जल्द से जल्द आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो आप वो सामान को सड़क मार्ग से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बोला सड़क परिवहन को अन्य सभी परिवहनों का पूरक माना जाता है। जैसे अगर कोई एयरपोर्ट पे उतरा हवाई जहाज से तो भी वो क्या पकड़ेगा, सड़क परिवहन का यूज़ करके अपने जो गंतव्य स्थान है जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकता है। फिर अगर कोई पानी वाले जहाज से पहुंचा तो भी वो गाड़ी पकड़ लेगा वहाँ से, गाड़ी पकड़ के अपना रोड के माध्यम से वो अपना घर की ओर जा सकता है। फिर अगर रेलवे स्टेशन भी पहुंचा तो स्टेशन में के बाहर ही सड़क परिवहन होता है, फिर वो अपने सब जहाँ जाना है उसको वहाँ पहुँच सकता है। यानी जितने भी परिवहन है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सभी परिवहन के साथ क्या करता है, ये सामंजस्य स्थापित करता है और ये सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए आसानी से आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स हो 3 पॉइंट हो आप लिख दीजिएगा तो क्लियर हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश पे ही लिखा गया, आप लोग इसको देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है बताए। उसके बाद ये क्या होता है, कॉमन मैन के लिए 24 आवर अवेलेबल होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है डिलीवरी जो है फर्स्ट पे किया जा सकता है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी से आपको उस स्थान तक पहुँचा सकता है। आगे देख सकते हैं भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में बोला गया, तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं।
10 पे नहीं पढ़े तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग जो है कृषि पर जो है निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर है तो आप लोग क्या लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों के आजीविका निर्वाह का एक साधन है। देश की विशाल जनसंख्या जो है खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि पर निर्भर है। लोग अपना जो है अधिकतर जो है खाने पीने के लिए जो है किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कृषि लोगों के जीवन निर्वाह का एक जो है मुख्य साधन के रूप में है, याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ के मिट्टी अलग अलग टाइप का मिट्टी पाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों में भी क्या होता है, विविधता होती है, ठीक है। और भारत एक उष्णकटिबंधीय जो है आप जानते हैं देश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मौसमी है, यहाँ पे बरसात तो कभी बरसात तो कभी धूप तो कभी आपका ठंड का दिन भी आता है। तो अलग अलग विविधता भी देखने को मिलता है फसल का, ठीक है। देश में प्रतिकूल जलवायु के दशा के कारण कुछ ना कुछ उत्पादन करने के लिए कृषक एक ही खेत में एक साथ 3-4 फसलें बोता है, जिसमें फसलों में विविधता आ जाती है, ठीक है। अलग अलग एक ही खेत पे अलग अलग टाइप के सीजन के हिसाब से वो फसल बो सकते हैं। खाद्यान्नों की प्रधानता, भारतीय कृषि में जो है खाद्यान्नों की प्रधानता है। इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का व दालें हैं, जिसमें देश की विशाल आबादी को भोजन मिलता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। देखिए कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। देश की कुल 15% जो है भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है राष्ट्रीय आय के लिए, नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स रखे उनको मालूम होगा। 5 नंबर, वर्षा पर निर्भरता। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जिस वर्ष अगर अच्छा बारिश नहीं हुआ तो किसान जो होते हैं उन लोगों का फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। समय पे बारिश ना होना भी फसल की बर्बादी होती है, जिसके वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि आपको सुसाइड के बारे में भी सुनने को मिलता है कि किसान जो है उसका फसल की वजह से या ऋण की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। हालांकि ये सब चीज़ें अभी कम हो रही धीरे धीरे सरकार की योजनाओं की वजह से, ठीक है। तो आप लोग को सरकारी योजना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग बताइए कि किसान के लिए अभी जो वर्तमान समय में जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो कौन सी योजना है, क्या आप में से किसी को वो योजना का लाभ मिला है तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए वर्षा पर निर्भरता, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। जिस वर्ष अधिक वर्षा हो जाती है उस वर्ष उत्पादन अच्छा हो जाता है, और जिस वर्ष कम होगी उस वर्ष जो है उत्पादन कम होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है तो आप आंसर लिख के आइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यही चीज़ को इंग्लिश पे भी लिखा गया, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉस, ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेन से रिलेटेड लिख दीजिएगा, मेजर सोर्स ऑफ आपका नेशनल इनकम, फिर डिपेंडेंस ऑन रेन। ये सारा पॉइंट्स आप बना के लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट 5 मार्क्स के लिए इनफ होगा। अब 12 नंबर वाला क्वेश्चन इजी पूछा गया है, भू निम्नीकरण को कम करने का उपाय सुझाइए। तो सुझाइए भैया, एक्सप्लेन द वेज ऑफ द रिड्यूस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। देखिए भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए जो उपाय है निम्नलिखित है। पहला, क्या कर सकते हैं, पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में क्या बनाएंगे, सीढ़ी नुमा खेती बना, सीढ़ी नुमा कृषि करके हम लोग जो है खेती कर सकते हैं, ठीक है। ताकि पानी को जो है बचाव किया जा सकता है, आपका जो मिनरल्स लगा रहे हैं, जो उर्वरता लगा रहे हैं वो भी बचाव होगा, है ना। तो सीढ़ी नुमा खेती, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करके भूमि क्षरण को मात्रा को कम किया जा सकता है। फिर कैसे कम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पेड़ लगा होगा उसकी जड़ें जो होगी वो क्या करेगी, मिट्टी को रोकेगी, है ना। तो वृक्ष लगाकर जो है मरुस्थलीय भागों के चारों ओर वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर छोटे छोटे पौधे तथा घास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बचपन में आप लोगों को साइंस में आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए भी दिया गया था कि गमला में घास लगाइए, ठीक है, और एक गमला में खाली मिट्टी रखिए, ठीक है। तो दोनों में अगर तिरछा करके पानी डालिएगा तो इसका जो मिट्टी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, लेकिन जो घास होगा उसका मिट्टी बहुत ही कम आपको गिरते हुए दिखेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि अगर छोटे छोटे पौधे या घास होंगे तो वो भी क्या करता है, भूमि जो है आपका क्षरण को रोकने में सहायता करता है, ठीक है। तो यानी आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे, घास आदि लगाकर भूमि क्षरण को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसको याद रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया इंग्लिश पे, ट्रेसिंग फार्मिंग बाय प्लांटिंग ट्रीज बाय स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रासेस, ये लिख दीजिएगा पॉइंट्स पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बनाएं, स्टेट द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों का जो है मुख्य प्रतिरूप निम्नलिखित है। पहला होता है रेखी प्रतिरूप, जिसमें होता है नहर, मुख्य मार्ग, ठीक है, किनारे में बनी बस्तियों का रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगला होता है पंखा प्रतिरूप।
पंखा प्रतिरूप आप लोग का ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, इसी को तारक प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, ये तारक प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये तारक प्रतिरूप होता क्या है, उस स्थान के आसपास जहां कई रास्ते आकर आपस में मिलते हैं और विकसित हुए बस्ती का जो है, बस्ती का आकार जो होगा वो क्या कहलाएगा, तारक रूप कहलाएगा। ठीक है, रेखीय, जैसे रेखीय के बारे में बता दो, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका यहाँ भी घर बना है, इस साइड में भी आपका घर है और इधर भी आपका घर बना हुआ है, तो ये हो गया आपका रेखीय प्रतिरूप। लेकिन अगर पंखा प्रतिरूप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, उस स्थान के आसपास से जहाँ जो है कई रास्ते आपस में, जैसे इधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर से भी बस्ती, इधर से भी आपका रास्ता, ठीक है, फिर इधर से भी आपका रास्ता, तो ये वाला जो आपका देखने को मिलता है इसी को पंखा प्रतिरूप और इसी को हम कहते हैं तारक प्रतिरूप भी कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर में भी लिख दिया गया है क्या कि देखिएगा, उस स्थान के आसपास जहां कई रास्ते आकर आपस में मिलते हैं, विकसित हुए बस्ती के आकार को हम कहते हैं तारक प्रतिरूप या आपका पंखा प्रतिरूप, याद रखिएगा। अब आयताकार या क्रॉस प्रतिरूप क्या होता है, तो आयताकार, दो मार्गों के समकोण पर जो है बस्ती का आकार आपका आयताकार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आयताकार का मतलब, क्रॉस का प्रतिरूप का मतलब क्या हो गया, दो मार्ग का बोला गया। जैसे यहाँ पे एक मार्ग जा रहा है और इधर से भी ये आयताकार वाला, तो दो मार्ग अगर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका मार्ग बनेगा इसको हम कहते हैं आयताकार या क्रॉस प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्या दिया है, वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियों का विकास जो है जलाशय अथवा धार्मिक केंद्रों के आसपास देखने को मिलता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जलाशय है, धार्मिक केंद्र दिया हुआ है आसपास में, तो समझ जाएगा कि वहां का कैसा प्रतिरूप है, वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को आपको मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा, जिसका हर तरफ का जो देखिएगा आकार क्या होगा, बराबर देखने को मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल से एक एक चैप्टर के अंदर पढ़ना रहता है, जिसमें आधा घंटा 1 घंटा का पूरा वीडियो बनेगा। ठीक है, उतना समय आपके पास है नहीं, नॉर्मल जो है आप लोग को स्टडी करके पढ़ना होगा। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया, मुझे पता ही नहीं था कि ज्योग्राफी का इतना सारा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। ये तो मैं ज्योग्राफी का ही टीचर हूँ, आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का कोई टेंशन होने नहीं देता। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कम समय में आज भी आप लोगों के लिए और कल भी समय है, एकदम धुआंधार आप लोगों का क्लासेस अब चलेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इस चैनल में ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में पिछले साल के स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा रिजल्ट किए थे ज्योग्राफी में, बहुत सारा का 90+ स्कोर किया हुआ था। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ज्योग्राफी में 90+ स्कोर कर सकता है। दिन रात एक कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना हुआ है आपके पास, वो पढ़िए, नहीं होगा मैं अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये इंग्लिश में पता चल गया ना क्या है, लीनियर पैटर्न, फैन, और उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर और क्रॉस पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, याद रखिएगा इसको। अगला और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, देखिए मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण समय सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। जब तकनीक विकास का स्तर बहुत निम्न स्तर का था, तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो कि प्रकृति को सुनते थे, उसके कोप से डरते थे और उसकी पूजा करते थे। ठीक है, ये उस समय का बात किया गया। ठीक है, और अभी भी हमारे जो झारखंड में है, अभी भी हम लोग भी जो है क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, आपका वनों की पूजा करते हैं। आप लोग का होता है ना, जो हम लोगों का अपना एक वन देवता होता है, ठीक है, ग्रामीण देवता होता है, उनका सबकी पूजा करते हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, उस एरिया को साफ सफाई करते हैं। पूजा तो होता है, पूजा से पहले क्या होता है, उस एरिया को साफ सफाई किया जाता है, उसके बाद फिर पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी धार्मिक आस्था का एक केंद्र है। लोग वहाँ के जो जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जो पेड़ों की आप आराधना करते हैं, उस पेड़ की आप कटाई भी नहीं करते, उस जंगल के आसपास के पेड़ों को भी आप कटाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से हम पूजा भी कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और जिनका आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका आदर करते हैं, उनको आप चोट भी नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमारा एक धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। झारखंड के जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग भी पेड़ों की पूजा करते हैं या नहीं, आप लोग ग्राम देवता मानते हैं या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ किया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य भारत की जनजातियाँ मानव को प्रकृतिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि जैसे हम लोगों के यहाँ पे फेमस क्या है, महुआ के पेड़ों के फूल, घास के पत्ते, जंगल पौधे में खाद्य पौधों की जड़ों की खेती। मैंने जो है अपना देखिएगा एक वीडियो अपलोड किया है, अभिषेक चक्रवर्ती ब्लॉग करके चैनल होगा,
जितना भी हमारे गांव के धार्मिक कार्यक्रम होता है या कुछ भी इवेंट्स होता है मैं वहां पे डाला करता हूं। इसके बाद जो मैं सोच रहा हूं उसके साथ साथ उस चैनल में आप लोगों का जो है जितना भी गवर्नमेंट का जॉब आने वाला है, ठीक है, अब आप लोग 18 साल के होने वाले हैं, जितना भी गवर्नमेंट का वैकेंसीज आएगा उसका तैयारी आप लोगों को उस चैनल के माध्यम से मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक अभिषेक चक्रवर्ती ब्लॉग चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे जितिया पर्व होता है, कर्मा पर्व होता है, तो हम लोग करम डाली का पूजा करते हैं ना, फिर जितिया पर्व में गन्ना लाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का जो है पेड़ पौधा सभी चीज़ों के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं किसी ना किसी कारण से। तो हमारे यहाँ पे देखिए ऐसे क्यों करते हैं भैया, क्योंकि ये जो हमें क्या देते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं और हमारी सुरक्षा भी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया हमारे यहाँ का जो मुख्य रूप से झारखंड का जो है मुख्य अगर पुष्प कहा जाए तो पलाश का फूल है, प्रमुख अगर पेड़ कहा जाए तो साल का पेड़ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ वे पलाश और साल के जो है पेड़ों के आश्रय के लिए हम लोग क्या करते थे, आगे के लोग इस्तेमाल भी करते थे और उन्हें बीमारी दूर करने के लिए वहाँ उपलब्ध जड़ी बूटियाँ का भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। देखिए ये जहाँ पे ये पेड़ होते थे ना वहाँ पे औषधि के लिए जो है आपको सामान भी मिल जाता था और उसका इस्तेमाल करके लोग बीमारी को भी ठीक कर लिया करते थे, जड़ी बूटी मिल जाता था वहाँ पे। और वे उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति जंगल की क्या करते थे, पूजा करते थे, याद रखिएगा। तो यही क्या कहलाता है, प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति की पूजा भी करना और उनका आदर करना, यही क्या कहलाता है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इसका इंग्लिश पे भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को एक एक चीज़ को जितना कम समय में हो सके मैंने समझाने का कोशिश किया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों के लिए और अगर जियोग्राफी का यूजफुल कंटेंट चाहिए तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ मुझे तैयार करनी है, ठीक है। अगर आप लोग सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।